अपडेट के बारे में इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे और प्लस एक डेटा के बारे में बात कर लेंगे कि जो एसआईपी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर वो कितनी गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं जो जिसके कारण मतलब इंड कॉर्पस में बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। सबसे पहले अगर अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहली अपडेट जो है वो है म्यूचुअल फंड्स के एग्जिट लोड के बारे में। और लेटेस्ट जो मीटिंग्स हुई है उसके अंदर सेबी ने जो अपडेट दिया है वो ये दिया है कि जो अब करेंटली जो एग्जिट लोड मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स चार्ज कर पाएंगे वो अप टू 3% तक चार्ज कर पाएंगे। पहले जो ये लिमिट थी वो अप टू 5% तक थी, लेकिन सेबी ने ऐसा देखा कि 5% तक की हमने लिमिट दी है लेकिन कोई 5% की लिमिट यूज नहीं करता है। जहां तक मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैंने देखा एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जो 2% एग्जिट लोड लेता है पहले साल में, दूसरे साल में 1% लेता है, उसके बाद फ्री करता है। बाकी सब म्यूचुअल फंड 1% या 1% से कम ही लेते हैं। कुछ लोग 1% 30 दिन का लेते हैं, कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 1 साल का। मतलब 1 से 2% ही एग्जिट लोड में सारे म्यूचुअल फंड रह जाते हैं, उससे ज्यादा एग्जिट लोड कोई म्यूचुअल फंड लेता नहीं है। तो ऐसे में 5% की लिमिट रखने का कोई फर्क मतलब बनता नहीं, इसलिए लिमिट को घटा के सेबी ने 3% कर दिया। अब कोई चाह के भी 3% से ज्यादा एग्जिट लोड नहीं ले पाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। दूसरा अपडेट सेम ही मीटिंग से सेबी ने दिया कि अब से जो रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनको इक्विटी माना जाएगा म्यूचुअल फंड्स के लिए। मतलब जो जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को 80% इक्विटी, लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है, या फिर स्मॉल कैप को 65%, मिड कैप को 65%, या फिर जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं उनको इक्विटी में मान लो 70-30 वो अपना फॉलो करना चाहते हैं या 65-35 फॉलो करना चाहते हैं, तो या फिर जो बैलेंस एडवांटेज फंड हो जाते हैं, मल्टी एसेट फंड हो जाते हैं, इन सब में इक्विटी कैटेगरी जैसे मल्टी एसेट है तो कम से कम 3 एसेट में 10-10% डालना है। तो इक्विटी, डेट, गोल्ड में अगर वो डाल रहे हैं तो रीट्स को वहां पे इक्विटी माना जाएगा, ऐसा सेबी ने कहा है। तो अब लार्ज कैप रीट को लार्ज कैप फंड रख सकते हैं उसी 80% के अंदर में, स्मॉल कैप रीट को स्मॉल कैप रख सकते हैं उसी 65% के अंदर में। तो ये बहुत मतलब अच्छा कह सकते हैं एक तरीके से। रिटर्न्स वाइज तो मुझे नहीं लगता इसको अच्छा कहना चाहिए, क्योंकि रेट्स तो पैसा दे देते हैं, उनके अंदर ग्रोथ कम होती है, डिविडेंड वो देते हैं। और ऑल इन वन बात करें तो जितनी इक्विटी में ग्रोथ होती है ओरिजिनल मतलब बिजनेसेस में, उतना रेट्स के अंदर ग्रोथ होती नहीं है। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि इक्विटी के जैसा इसको क्लासिफाई कर देने से अब म्यूचुअल फंड का इनफ्लो इसके अंदर, मतलब सेबी ने तो यही सोच के किया है कि म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो इसके अंदर बढ़ेगा, लेकिन उम्मीद कम है कि म्यूचुअल फंड वाले भी तो ग्रोथ एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं और रीट ग्रोथ एसेट नहीं है, कैश फ्लो एसेट है, उतनी ग्रोथ इसके अंदर नहीं हो पाती है। देखते हैं अब इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते या नहीं बढ़ाते। अभी तो मतलब मजबूरी अगर ना हो तो 1% 2% ही कोई किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रीट देखने को मिलेगा, क्योंकि रीट के अंदर रीट जो है वो इक्विटी जैसा बिहेव ज्यादा करता है और रियल एस्टेट जैसा कम। क्योंकि इक्विटी मार्केट गिरती है, रीट गिर जाता है, लिक्विडिटी भी अच्छी खासी रहती है, तो इसलिए ऑल इन वन इनको घुसा दिया इक्विटी के कैटेगरी में। इन्वेट्स को नहीं घुसाया है, इन्वेट्स को नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनको इक्विटी कैटेगरी में नहीं डाला है, उसको हाइब्रिड ही रहने दिया है, सिर्फ रीट को इक्विटी में डाला है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफी सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, जैसे उनको एसआईपी भी करना है, तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए इंतजार करते हैं। जब मार्केट अगर मान लो जैसे अभी 26,000 अगर क्रॉस करके मार्केट 27,000 चला जाएगा तो इन्वेस्टर एसआईपी स्टार्ट नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि कब मार्केट गिरे तब मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा। या मार्केट गिर रही है अभी तो इन्वेस्टर स्टार्ट क्या करता है कि कब मार्केट का बॉटम बने फिर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। और इससे कितना बड़ा वो मिस्टेक करता है इस डेटा के अंदर आपको समझ में आएगा। व्हाइट ओक का डेटा है, इसके ऊपर पहले भी हमने बात किया था, मतलब पहले किया था तो वो थोड़ा सा कम टाइम तक का डेटा था। अभी जो हम बात करें तो यहाँ पे 31 अगस्त 2025 तक का डेटा है, मतलब महीना जो खत्म हुआ है वहां तक का डेटा है। अब 2008 का डेटा हम उठा लेते हैं। 2008 का इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लंबा समय हो गया उसको लेके। यहाँ पे आप 2020
तक का डेटा देख सकते हैं, गिरावट क्योंकि 2020 में ही लास्ट बढ़ी हुई है, और 1996 से भी आप डेटा देख सकते हैं, वहां पे भी गिरावट हुई थी। 2008 की अगर हम बात करते हैं तो 2008 में जनवरी 2008 जो था वो टॉप था, और मार्च 2009 जो था वो बॉटम था। क्लियर है? तो मार्च 2009 और जनवरी 2008, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया, अगर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया लेट और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया पहले, तो अमाउंट में डिफरेंस कितना आ गया है। अमाउंट इन्वेस्ट किया जनवरी 2008 से 10,000 हर महीना, तब वो 21,20,000 पहुंचा, और मार्च 2009 से स्टार्ट किया तो वो 19,80,000 ही पहुंचा है। यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट में जो डिफरेंट है वो 1,40,000 का है, और जो अमाउंट क्रिएट हुआ है 31 अगस्त 2025 तक, उसमें जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीस का है, क्योंकि पहले वाला 75 लाख पहुंच गया और दूसरा वाला 64 लाख ही रह गया। ऐसे ही करके अगर आप देखोगे इस पूरे चार्ट में, तो अलग अलग डेट का अलग अलग पूरा डेटा दिया गया है। यहाँ पे यही डेटा दिया गया है कि मार्केट बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एकदम ही टॉप पे आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी, और दूसरा आपने मार्केट गिरने का इंतजार किया, टॉप पे मार्केट थी, आपने गिरने का इंतजार किया और नीचे में एसआईपी स्टार्ट की, या फिर रुक के थोड़ा सा एसआईपी स्टार्ट किया। तो ये कुछ महीनों का बस डिले लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा कॉर्पस में डिले अंतर क्रिएट करता है। अगर 1996 वाला, क्योंकि वहां से अभी तक काफी लंबा समय हुआ है, सितंबर 1996 और दिसंबर 1996, सिर्फ 3 महीने का ये करेक्शन था, और 3 महीने के करेक्शन में 23% मार्केट करेक्ट हुई थी। क्लियर है? और जो सेंसेक्स है वो 3563 से 2750 तक गया था, और एसआईपी पीरियड एक 29 साल का हो जाता है, एक 28.8 साल का हो जाता है। पहला जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो गया 34.80 लाख, 10,000 हर महीने के एसआईपी का डेटा है, और दूसरा 34.50 लाख। ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला सितंबर 1996 में जो स्टार्ट हुई थी एसआईपी, वो 418 के बन गई, और 400 मतलब 4 करोड़ 18 लाख के पास, और दिसंबर 96 को जो स्टार्ट हुआ था एसआईपी, वो 4 करोड़ 5 लाख की बना है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 30,000 रुपए का है, क्योंकि 3 महीने एसआईपी नहीं की, और जो अमाउंट क्रिएट हुआ है उसमें जो डिफरेंस है वो 13 लाख रुपए का है, 13 लाख रुपीज। वैसे ही अलग अलग आप डेट में, अगस्त 97 से अक्टूबर 98, ये टोटल 15 मंथ का करेक्शन टाइम था, और यहाँ पे दोनों डिफरेंस में जो फाइनल वैल्यू में डिफरेंस आया है वो 47 लाख रुपीज का आया है, और इन्वेस्टेड अमाउंट में डिफरेंट 1.40 लाख था। तो 14 महीने एसआईपी डिले की, मार्केट गिर रहा था तो रुक गए कि थोड़ा गिर जाए तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो 47 लाख रुपीज का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब अगर रिटर्न्स की बात करें, तो रिटर्न्स भले ही जिसने मार्केट गिरने के बाद एसआईपी स्टार्ट की, उसके रिटर्न्स आपको थोड़े से पॉइंट टर्म्स में ज्यादा दिखेंगे, और जिसने मार्केट के ऊपर एसआईपी स्टार्ट की, उसके रिटर्न्स नंबर टर्म्स में, पॉइंट्स टर्म्स में थोड़े से कम दिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम 2008 वाला ही केस उठाते हैं, तो जिसने ऊपर स्टार्ट किया उसका 12.96% का XIRR आया, और जिसने नीचे स्टार्ट किया उसका 13.05% का XIRR आया। अब ये पूरा चार्ट आप देखना और समझना, आपको समझ में आएगा क्यों आपको एसआईपी स्टार्ट करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। बेस्ट टाइम एसआईपी स्टार्ट करने का है वो अभी है, या जो बीत गया वो टाइम था। मार्केट के ऊपर नीचे रहने से लॉन्ग टर्म फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एसआईपी अभी स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, और जब हम एसआईपी मान लो मार्केट 1 साल तक गिरती रही और 1 साल के बाद स्टार्ट करते हैं, तो वो 1 साल का अगर 10,000 की भी एसआईपी कर रहे हैं तो 1,20,000 रुपया हमारा इन्वेस्ट नहीं हो पाया, जो कि 1 लाख रुपया भी आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। इस कारण से हमें बड़ा डिफरेंस वहां पे देखने को मिलता है, क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, अगर लमसम करना हो, मतलब मोटा पैसा एक बार डालना हो, तो जरूर देखना चाहिए, गिरावट का इंतजार करना चाहिए, मोटा पैसा अगर डालना है अपनी औकात के हिसाब से। लेकिन अगर एसआईपी स्टार्ट करनी है और छोटी छोटी ट्रांचेस में पैसा डालना है,
तो बेस्ट टाइम जो है वो बीत चुका है। अब जितनी जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। एक बार ये चार्ट पूरा देखना और समझना, इसको बहुत दिमाग खुल जाएगा।